हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट और वो भी टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसका सॉल्यूशन आसान भाषा में। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछा गया है। तो कितना प्रतिशत है, तो जो है 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और यही जान लेते हैं कि इस प्रश्न से संबंधित और क्या जान सकते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब बात आई है क्षेत्रफल का, तो भारत का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है, खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको अपने हिसाब से जिस तरह से याद रखिए, हमें इस हिसाब से याद है। वहीं बात करें तो यही क्षेत्रफल है जो क्या करता है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश किसको बनाता है, भारत को। तो ये कैसा हो जाएगा, 7वां। वहीं बात कर ले कि अगर कहेगा कि क्रम दर्शा दे भारत से बड़े देश का क्रम किस प्रकार है, तो भारत तो आता है 7वां नंबर पर। क्रम भी कभी कभी दर्शाने के लिए दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन शामिल है कौन नहीं। तो जो सबसे पहले आ जाता है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर आ जाएगा आपका कौन आ जाएगा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। इसके बाद कौन आ जाएगा, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां नंबर पर भारत। क्षेत्रफल के हिसाब से बात यहाँ पर हो रही है। और वही बात करें कि भारत का उत्तर से दक्षिण अगर विस्तार पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण का कितना लंबाई, तो कितना है उत्तर से दक्षिण का, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का अगर पूछा जाए तो, और ये सब डेटा पूछा जाता है, 2933 किलोमीटर। खास करके बीपीएससी टीआरई दे लीजिए या फिर टीचर क्या कहता है, बीपीएससी 17वीं देने वाले हैं, तो ये सब प्रश्न खास बनते हैं। तो इसमें इतना ही। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा आ गया है, पवन अपरदन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है। ऐसे प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है, रंफा भूमि, ये क्या हो जाएगा, ढेर कर लीजिए, ढेर, जुगैन, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुगैन। और बात कर लेते हैं जुगैन से संबंधित। तो ये यह मेज के आकार का भू आकृति, अगर आपसे पूछ ले कि जो जुगैन है वो किस प्रकार के आकार की भू आकृति है, तो मेज के आकार का, ध्यान रखिएगा, मेज के आकार का क्या है, भू आकृति है जुगैन। और ज़्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसको क्या किया जाता है, देखा जाता है। और चट्टान का नरम भाग हवा से नष्ट हो जाता है और कठोर भाग वैसे ही बना रहता है जुगैन का, बस इतना ध्यान रखना है। वहीं बात कर ले अगर रंफा भूमि, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है, तो ऑप्शन ए में है रंफा भूमि। तो ये ग्लेशियर के कटाव से बनता है, किसका कटाव से, तो ग्लेशियर का कटाव से रंफा भूमि का निर्माण होता है। तो हो सकता है पूछ दे इससे संबंधित। वही रंफा भूमि है जो रंग भूमि के आकार की घाटियां हैं जिसमें उपजी दीवारें मिलेगा आपको। वहीं ढेर की अगर बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी जो है, तो ढेर है जो तटीय हवा और पानी की लहरों से बनता है। तटीय हवा और किसका, पानी का लहरों से बनता है कौन, ढेर। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी के लिए जान लीजिए, जहाँ लिखना रहेगा हम आपको खुद बोल देंगे कि नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं ढेर के गठन में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो आज हो गया इसमें 2 नंबर प्रश्न। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। और सारे प्रश्न को आपको डिटेल में ही सॉल्यूशन कराया जाता है,
इसी तरह से तो आप लोग चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए और डेली क्लास किया कीजिए। 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन भारत का मरुस्थल नहीं है हमसे पूछा गया है। तो इसमें कच्छ का रण है, थार मरुस्थल है, स्पीति घाटी ठंडी मरुस्थल है, जो लेकिन नहीं है वो हो जाएगा सिंधु घाटी का मरुस्थल। तो सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है क्या है, पाकिस्तान का लगभग निर्जरीय रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसलिए तो ये भारत का मरुस्थल में नहीं आया। और ये क्या करता है, चिनाब और सिंधु नदियों के बीच क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है। तो इसमें तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी थार मरुस्थल की बात करें तो भारत में ये कहाँ, थार मरुस्थल जो है भारत में कहाँ स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। और इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। पूछ देगा कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थार मरुस्थल को ही। ठीक, तो ये सब छोटा पॉइंट है लेकिन ध्यान में रखना है। वहीं कच्छ का रण का अगर बात कर ले तो ये आपका कहाँ है, गुजरात का कच्छ जिला सुने हैं वही है। और ये भी एक क्या है, रेगिस्तान में नमक दलदल है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए कि कौन कहाँ है। वहीं बात करें स्पीति घाटी ठंडी मरुस्थल का, तो ये आपका कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय में स्थित है और ठंडी रेगिस्तानी है। ठंडी रेगिस्तानी क्या है, पहाड़ी घाटी है। स्पीति घाटी ठंडी, देखिए इसमें तो ऑलरेडी नाम में ही लिखा हुआ है। और उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय में स्थित है। स्पीति नाम का अर्थ ही क्या होता है, स्पीति नाम का जो अर्थ है मध्य भूमि। कौन सी भूमि, तो मध्य भूमि, यानी कि तिब्बत और भारत के बीच की भूमि। इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 4 नंबर प्रश्न। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या है। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। मिट्टी से संबंधित प्रश्न आ गया। और आपको हम टॉपिक वाइज सेशन में भारत की प्रमुख मिट्टियाँ पूरी डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग टॉपिक वाइज वाला भी सेशन देखा कीजिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा, और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो कपास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें, अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा, भारत की बात कर ले तो कौन सा, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है ये प्रश्न, तो महाराष्ट्र। ठीक, और क्या कहता है, विश्व का अगर पूछे कि सबसे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भारत ही है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद चीन है और फिर क्या है, अमेरिका है। वहीं बात करें भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी, जो कि क्या कहता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन जैसी धातुओं में समृद्ध है। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो किस नाम से जाने जाता है, काली कपास मिट्टी, काली कपास मिट्टी। और एक नाम याद रखिएगा, रेगूर मिट्टी, रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब का कुछ हिस्सों में पाया जाता। वही काली मिट्टी का बात करें तो जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होता है। काली मिट्टी का जल धारण क्षमता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आप लोग भी नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपके पास भी अच्छे से रिवीजन करने में आसानी हो। आइए आज के बढ़ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। हम बार बार जब भी नहीं रहता है तो आपको इंडिकेट करते हैं कि नहीं वाला प्रश्न ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है भीमताल झील उत्तराखंड,
तो ये सही है। पुलिकट झील तमिलनाडु, ये भी सही है। लोकटक झील तो मणिपुर में है, ये भी सही है। रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ भीमताल झील भी है। और आपको हम झील भी पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देखते ही नहीं है सेशन, तो पूरा देखा कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ भी आपको डिटेल के साथ मिल जाता है। वहीं बात करें उत्तराखंड में हो जाएगा क्या? रूपकुंड झील। और हाँ, अगर पूछ दे कि कंकाल झील के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि रूपकुंड झील को ही क्या कहा जाता है? कंकाल झील। बताइए कैसा कैसा नाम है? कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो झील के तल पर पाए जाने वाले मानव कंकाल हैं, उसी के लिए ये प्रसिद्ध है और ये एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित माना जाता है। वहीं भीमताल का जान ही गए कि उत्तराखंड में है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं। पुलिकट झील की अगर बात कर ले तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु पे भी है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी बोल रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। वहीं लोकटक झील की बात कर ले जो कि मणिपुर में है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत में, सब पॉइंट को ध्यान में दीजिएगा। और यह अपना तैरते हुए वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है और संगाई हिरन भी पाया जाता है। ये सब आपको हम फुल डिटेल के साथ पढ़ा भी चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आज के 6ठे नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे भारत का डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जो डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है वो है क्या? सूरत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले कि सूरत का सभी हीरा काटना और चमकाने का 90% यही काम होता है। सूरत एक बंदरगाह शहर भी है जो कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो ताप्ती नदी के तट पर बंदरगाह शहर है। वहीं बात करें कुछ और उपनाम का, जैसे तो भारत का डायमंड सिटी हो गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछा गया है एग्जाम में क्या, और आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है बेंगलुरु को, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और क्या पूछ लिया जाता है आपसे, जो कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? मोतियों का शहर, तो मोतियों का शहर जो कहा जाता है किसे? हैदराबाद को। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। पिंक सिटी की बात करें तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? किस शहर को? तो जयपुर को। ठीक, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। एक पूछा जाता है आपसे रेशम का शहर, किसका शहर? कि रेशम का शहर, तो पोचमपल्ली को। पोचमपल्ली को। और यहाँ पड़ता कहाँ है आपका? तो ये तेलंगाना में। अब आइए प्रश्न नंबर 7 पे देखते हैं 7वें नंबर पे क्या है। अब आ गया है 7 में, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है या गुजरात है? तो केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। वहीं कुछ और भी उत्पादन करने वाले राज्य का पूछा जाता है कि इस फसल का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो जान लेते हैं। जैसे क्या पूछ लिया जाता है आपसे? पूछ लिया जाता है कि जूट और चावल के क्षेत्र में कौन सा? जूट और चावल के क्षेत्र में, तब क्या राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखा कीजिए, आपको मिलेंगे प्रश्न। वहीं बात करें सोयाबीन के क्षेत्र में कौन सा राज्य? तो सोयाबीन के क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश।
वही बात करें अगर आपसे पूछे कि कहवा के क्षेत्र में, तो कहवा के क्षेत्र में हो जाएगा कर्नाटक। चाय के क्षेत्र में कौन सा राज्य, तो चाय के क्षेत्र में हो जाएगा आपका असम। और ये सब प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपको दिखते भी रहेंगे। अब बढ़िए आज के 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पे आ गए हैं। गंगा की सहायक नदियां जो कि नीचे वर्णित हैं, कौन जो उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं, तो ये कौन प्रभावित होती हैं? सोन नदी। कहाँ है सोन नदी? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, वहीं बात करें ये सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का। और ये निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुए कहाँ मिल जाती है? पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। वही बात करें सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी क्या होता है? प्रवाहित होता है। वहीं इसका कुछ मुख्य सहायक नदी आपसे अगर पूछ दे तो ध्यान रखिएगा कि मुख्य सहायक नदियां जो कि काफ़ी बार ध्यान नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। एक रिहंद और कौन? उत्तरी कोयल। कौन सा कोयल? उत्तरी कोयल नदी, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। वही बात करें कोसी नदी का, तो ये तो नेपाल से निकलकर क्या होता है? बिहार के सुपौल, सहरसा, क्या कहता है, मधेपुरा आदि में प्रवाहित होता है और कुर्सेला के निकट गंगा से मिलने के पूर्व डेल्टा का निर्माण कर देता है। और बिहार का शोक भी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है और मार्ग बदलने वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं घाघरा नदी का बात कर ले तो बिहार में सारण जिला के छपरा में गंगा नदी से जाके मिल जाता है। गंडक नदी का बात करेंगे तो बिहार का पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर ये सबसे प्रवाहित होते हुए आके क्या होता है? गंगा में मिल जाता है। तो ये सब जानकारी आपको ध्यान में रखना है। आइए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। निम्न में से क्या है जो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि वैसा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा जो विघटित हो जाता है, वैसा प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। जैसे क्या हो सकता है जैव निम्नकरणीय का अगर उदाहरण के रूप में, और यहाँ आपसे देखिए उदाहरण ही दिया हुआ है, उसमें आपको आ जाता है घरेलू कचरा हो गया, घरेलू कचरा हो गया, और क्या कहता है मल मूत्र हो गया, मल मूत्र हो गया, और क्या कहता है हाँ अपशिष्ट पदार्थ है जो क्या है इसका उदाहरण हो जाता है। ठीक, वहीं बात करें पौधा है जो निम्नकरणीय पदार्थ है। यहाँ हमसे पूछा गया है जैव निम्नकरणीय पदार्थ, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? पौधा नहीं होगा, पॉलीथीन, कांच, या फिर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम कैन। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वहीं बात करें जैव अनिम्नकरणीय का, तो ये विघटित नहीं होता है सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा। जैसे कि क्या हो जाएगा? सीसा हो जाएगा, सक्रिय रेडियो तत्व हो जाएगा, भारी धातु हो जाएगा, ये सब आ जाएगा उसके अंतर्गत। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 10। और हाँ, जो प्रश्न आपसे सीधा सीधी पूछ रहा है वो तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जो आपको डिटेल दिया जाता है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए। हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी का उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी का उदाहरण क्या हो जाएगा? किसका उदाहरण है यही पूछ लिया गया है, तो ये है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि वह नदी जो उचित भूक्षेत्र को क्या करता है? काट कर बहता है और मार्ग को हमेशा बनाए रखता है, वही पूर्ववर्ती अपवाह के क्षेत्र में आ जाता है। और पूर्ववर्ती नदियों का अगर आपसे उदाहरण पूछ ले
कि पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण में क्या होगा, तो नदी में ध्यान रखिएगा। जैसे एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी हो ही गया, उसके बाद ध्यान रख सकते हैं सिंधु नदी को, और किसको, सतलज नदी को और ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब पूर्ववर्ती नदियों का ही क्या है, उदाहरण है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात कर लें तो इसका क्या कहता है, उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, उद्गम स्थल हो जाएगा कैलाश पर्वत श्रेणी में। इस तरह से लिख सकते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की अगर बात कर ले तो। वहीं पूछ लिया जाता है आपसे कि ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की नदियां में से कौन कौन आ जाती हैं, बाएं तट का ये ध्यान रखना है। तो बाएं तट की नदी में ब्रह्मपुत्रा की कौन आ जाती है, एक नाम ध्यान रखना है, बूढ़ी दिहांग, और कौन सा, धनसरी, धनसरी। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 11 नंबर प्रश्न। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसके पहले वाले प्रश्न में सोन नदी से संबंधित जानकारी हम लोग कुछ कुछ जान चुके हैं। वहीं बात करें कि सोन नदी पर ये बाणसागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी हम लोग आप पूरा चर्चा कर ही चुके हैं, इसका सहायक नदी कौन सा होगा। वहीं रिहंद परियोजना है जो रिहंद नदी पर है, ऑप्शन ए में है रिहंद नदी, जो कि इस पर कौन सा परियोजना है, तो रिहंद परियोजना। और ये है कहाँ, तो यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है। उसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है कि सरदार सरोवर या फिर इंदिरा सागर, ओंकेश्वर परियोजना, ये सब किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। तो देखिए डी में, ऑप्शन डी में है भी नर्मदा नदी, तो इस पे ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना और क्या ना, ओंकारेश्वर परियोजना, ये सब इसी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी, और ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 12 नंबर। और यकीन मानिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन कराया जाता है फुल डिटेल के साथ। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेमॉइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं विश्व में बात कर ले तो मुख्यतः 4 प्रजाति के मानव पाए जाते हैं। विश्व में पूछा जाता है कि समानतः या मुख्यतः कितने प्रजाति के मानव पाए जाते हैं, तो 4 प्रजाति के मानव पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो एक हो जाता है आपको नीग्रोइड, दूसरा आपका हो जाता है मंगोलियाड, तीसरा आपका हो जाता है क्या, ऑस्ट्रेलॉयड। नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है लेकिन ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हो सके आपको इसमें छांटने के लिए दे दे कि कौन सा चुनना है कि कौन सा नहीं है, तो ध्यान रहेगा तभी ना। वही बात करें एक और कौन सा हो जाएगा, काकेसियाई। ये चारों प्रजाति है मानव का विश्व में। और एशियाई टुंड्रा क्षेत्र का विस्तार अगर आपसे पूछ ले कि एशियाई टुंड्रा क्षेत्र का विस्तार किस, तो कहाँ, रूस में हो जाएगा। ये ध्यान में रख लेना है। जहाँ मतलब कौन कौन सी जाति निवास करती है, तुंगू, याकू, चुकची, कोरियाक, ये सब आदि जनजातियाँ पाई जाती है। और ये जो ऑप्शन ए है कौन सा, बेद्दाह, इसको कर लीजिएगा ठीक से। बेद्दाह जनजाति है जो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका श्रीलंका का जनजाति है। यहीं पर छोटा सा में लिख देते हैं, बाकी तो सुन के भी नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं कि ये क्या है, श्रीलंका का जनजाति है। अच्छा ऐसे कैसे हो गया 13, ये क्या हो गया भाई।
टेक्निकल इशू हो रहा है। देखिए हम 12 नंबर प्रश्न में लिखे हैं, जाके 13 में लिखा रहा है। ऐसे कैसे हो गया? ठीक, अब ठीक हो गया। क्या करिएगा, इसको भी पढ़ने का मन नहीं रहता है कभी कभी, तो ये भी गुस्सा हो जाता है। 12 नंबर प्रश्न हम लोग जान रहे थे एशियाई टुंड्रा का, जिसमें बेदाह जनजाति की बात कर रहे थे, जो कि कहाँ हो जाएगा, तो श्रीलंका का जनजाति हो जाएगा। वहीं किर्गिज या किर्गिज कहिए, ये जनजाति है जो मध्य एशिया में निवास करने वाला जनजाति है। तो ये सब छोटा छोटा है जो पॉइंट को ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ जाते हैं। और हाँ, ये क्या था, गुआचो जनजाति, इसको क्यों छोड़े भाई? तो ये आपको क्या कहता, उरुग्वे अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। सह्याद्री भाग किसका है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ये आपका है पश्चिमी घाट का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि पश्चिमी घाट का विस्तार तो विस्तार कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। स्टेटमेंट के रूप में ऐसा प्रश्न आपको ज़्यादातर दे देगा कि किस में विस्तार नहीं है या कहाँ कहाँ है, तो याद रहना चाहिए कर्नाटक और कहाँ, केरल में पश्चिमी घाट का क्या है, विस्तार है। और पश्चिमी घाट भारत का एक जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ये भी ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें पूर्वी घाट में, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन भी देखिए पूर्वी घाट भी तो है ना, तो पूर्वी घाट में अगर बात कर ले तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, क्या लिखें आप लोग सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब इसी घाट के अंतर्गत राज्य हैं। और अरावली की अगर बात कर ले तो विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। विश्व की सबसे प्राचीनतम क्या है, अवशिष्ट पर्वत कौन हो जाएगा, तो अरावली पर्वत हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में विस्तृत है। और हिमालय पर्वत में विश्व का सबसे ऊंचा चोटी अवस्थित है, ये तो आपको पता भी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 14 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये जो स्पर्श करता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, यानी कि तीनों। तो उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन हो जाएगा, अरब सागर, पूरब में हो जाएगा बंगाल का खाड़ी, और दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर स्थित है, ये तो आपको पता होगा। और बस इसमें इतना ही, क्या करिए, ध्यान रखिए। आइए प्रश्न नंबर 15 पे। और प्लीज़ अगर आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में विस्तृत है, इसमें से राज्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा झारखंड में विस्तृत है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो झारखंड के अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, ये सब छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछ दे कि क्या कहता है, मालवा पठार का विस्तार किस राज्य में स्थित है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मालवा पठार का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। और महानदी है जो छोटा नागपुर पठार की क्या करती है, दक्षिणी सीमा बनाती है, कौन सी, तो महानदी। इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि महानदी है जो छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक, आप ही लोग के लिए लिखा जाता है ताकि आप लोग नोट डाउन कर सके, नोट्स तैयार कर सके अपना।
चलिए बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 16वां नंबर प्रश्न। क्या है 16वां? संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो? तो ये तो सबको पता होगा कि मासिन राम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ जाएं। और रहा बात प्रश्नों की संख्या का, तो 20 प्रश्न ही आपको टॉप प्रश्नों के कलेक्शन में मिलेंगे। लेकिन जो इसका देखिए डिटेल आपको दिया जाता है चारों ऑप्शन के साथ, तो सोच लीजिए बीचों के 80 प्रश्नों की जानकारी आपको मिलती है। तो क्वेश्चन का नंबर पे मत जाइए, क्वेश्चन का डिटेल पे जाइए कि आपको कितना जानकारी दिया जाता है, और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मासिन राम हो गया, ये है कहाँ स्थित? तो आपको पता है ये मेघालय में है। मासिन राम मेघालय राज्य में अवस्थित है। और मेघालय का कुछ जाति है जो बार बार एग्जाम में रिपीट पूछा जाता है, जैसे गारो, खासी और कौन सा जयंतिया जनजाति, ये है जो मेघालय की पहाड़ियों पर पाया जाता है। या वहीं बात करें कि मासिन राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो ये तो प्रश्न ही यही हमसे पूछा गया था। और अगर आपसे पूछ ले वही सिंगापुर की अगर आप बात कर ले, तो ये 100% शहरी क्षेत्र है। सिंगापुर 100% शहरी क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा 17 नंबर प्रश्न। बार बार बाढ़ आने के मुख्य कारण। तो ये तो आपको पता है, मिट्टी अपरदन, वनों उन्मूलन, नदी तल का गाद, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वन की कमी से ही क्या होता है? मृदा का अधिक अपरदन हो जाता है। और बाढ़ है जो भारत का एक प्रमुख समस्या भी है। बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर राज्यों आदि में क्या होता है? भारी जान माल का नुकसान होता है। मेनली मुख्य कारण है बाढ़ के पानी का उपयुक्त प्रबंध नहीं होना। तो ये सब क्या है, इसको तो बस आप ध्यान रख सकते हैं इस प्रश्न को। आइए प्रश्न नंबर 18 पे बढ़ते हैं। भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन से हो जाएंगे? तो ये 2 राज्य हैं, बिहार और झारखंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और वर्तमान में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आप लोग ये बताइएगा। वहीं बात करें कि अभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का अगर बात करेगा, तब राजस्थान हो जाएगा। ठीक, उत्पादन और उत्पादक में अंतर होता है, ये ध्यान में रखना है। तो भारत में अभ्रक का महत्वपूर्ण जो यहाँ ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? बिहार और झारखंड। ठीक, और वहीं बात करें कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लौर जिला, वो भी अभ्रक उत्पादन के लिए क्या है? काफ़ी फेमस है। और अभ्रक का उपयोग क्या होता है? विद्युत उद्योग में किया जाता है। और अभ्रक जो होता है ये विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को पता है कि डेली के सेशन से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है डिटेल के साथ, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना रहता है। तो आप लोग बताइएगा। आज जैसे ज्योग्राफी का सेशन है, तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका इंद्रावती बाघ रिजर्व किस राज्य में है? ये है आपके लिए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपके लिए नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है, और ये सब आपको हम फुल डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तीसरा प्रश्न है आपके लिए संसार का छत किसे कहा जाता है? ये उपनाम किसे प्राप्त है? ये आपको बताना है। और इसके पहले आपका कौन सा सेशन हुआ था साइंस का, जिसका आंसर आपको बता देते हैं। जो लोग आंसर दिए थे वो मिला लीजिएगा,
कि कितने लोग का सही था। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, तो वो होते हैं 3। दूसरा प्रश्न था मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, वो क्या हो जाएगा, स्टेपिज कान का हड्डी। तीसरा प्रश्न था पदार्थ की पंचम अवस्था, तो क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर और आप लोग जवाब सारे लोग दिया कीजिए। बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, ये करते हैं मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि इसे शीतकालीन या लौटता मानसून भी कहा जाता है। शीत ऋतु में ही क्या होता है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी विक्षोभ, ये सब क्या है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश कर जाता है। तो इसमें कुछ खास जानकारी नहीं, बस ये प्रश्न का आंसर ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न में आपको डिटेल जानना ज़रूरी है, जो ज़रूरी है हम आपको खुद बताते हैं। आइए प्रश्न नंबर 20 पे देखते हैं क्या है 20 में। सन यात सेन किस देश से संबंधित है, तो ये है जो चीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें सन यात सेन का, तो ये चीन का एक राष्ट्रवादी है जिसके नेतृत्व में चीन से राजतंत्र को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। सन यात सेन को आधुनिक चीन का निर्माता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सन यात सेन को। सन यात सेन को चीनी जनवादी भी कहा जाता है, लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। एक ही आदमी को बताइए कितना चीज़ कहा जाता है, कितना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत, ये ऐसा प्रश्न है कि आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में लग रहा है जान रहे हैं, और ये पेशा से क्या था, चिकित्सक था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।